तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी आपको एक ऐसे लूप होल के बारे में बताएगी कानून के, जिसे जानने के बाद आज आप थोड़ा सा हैरान होंगे। कहानी एक ऐसे कत्ल की भी है जो सीधा सीधा भारत के चौथे राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ था। कहानी एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस की है जिसमें महज कुछ सालों में सजाए मौत देने के बाद फांसी दे दी गई। कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सजाए मौत मिली, जब उसको फांसी के तख्ते तक ले जाया गया तो आखिरी शब्दों तक उसने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और जो असली गुनहगार है उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। और बाद में जब इस केस के बारे में रिसर्च की गई और जब कानून में संशोधन हुआ तब सच में लगा कि जो असली गुनहगार है वो तो बच ही गया। तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हाजिर है। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 से, 1973। दिल्ली के चांदनी चौक में एक बेहद ही मशहूर आई सर्जन की आई क्लिनिक थी जिनका नाम था एनसी जैन, यानी नरेंद्र सिंह जैन। इनका नाम, इनकी शोहरत, इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, एक बार उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। इसी बीच कई लोगों ने उनको सलाह दिया कि अगर एक बार आप एनसी जैन को दिखा दें तो शायद आपको बेटर रिलीफ मिले। जो बीबी गिरी थे वो एनसी जैन से मिलते हैं, मिलने के बाद उनसे अपना इलाज करवाते हैं। एनसी जैन ने इस कदर उनका इलाज किया कि फ़ौरन उनको रिलीफ मिल गया। इस वजह से फिर उन्होंने एनसी जैन को अपना फैमिली और फाइनल डॉक्टर अपॉइंट कर दिया। उनसे ये भी कहा कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही उन्होंने उनको अपने पर्सनल कांटेक्ट में रखा। इस घटना के बाद से एनसी जैन पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए और साल 1973 में भारत में बहुत कम आई सर्जन थे और उनमें से एक एनसी जैन थे। बात 1973 की ही है, तारीख 4 दिसंबर की थी। एनसी जैन को अपनी बहन के यहाँ जाना था। वो और उनकी बीवी, जिनका नाम था विद्या जैन, सुबह से तैयारियों में लगे हुए थे। ये क्लिनिक पे जाते हैं। जो विद्या जैन थी घर पे तैयारियां करती है। तैयारी करने के बाद फिर शाम होती है। शाम होने के बाद एनसी जैन वापस आते हैं क्लिनिक से। बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं और शायद पहले ही उन्होंने कह रखा था कि जब मैं गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा तो तुम आ जाना। इसके बाद ये जब हॉर्न बजाते हैं, विद्या जैन तैयार होके आती हैं, गेट लॉक करती हैं और जैसे ही बाहर आती हैं अचानक से दो लोग विद्या जैन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब गाड़ी के अंदर एनसी जैन, गाड़ी के गेट के पास विद्या जैन आती हैं, फ़ौरन दो लोग हमला करते हैं। एनसी जैन बाहर निकलते हैं, बचाने की तमाम कोशिशें करते हैं। उसके बाद इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं, दोनों लोगों ने चाकुओं से गोद के जो विद्या जैन थी उनकी हत्या की और उनको एक नाले में फेंक दिया वहीं बगल में। फ़ौरन एनसी जैन शोर मचाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी भागी आई। फ़ौरन केस दर्ज किया गया। जो विद्या जैन थी उनकी बॉडी को उठाया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसे ये खबर मीडिया में आई, चूँकि एनसी जैन बेहद मशहूर डॉक्टर थे, फ़ौरन इस खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया। कितने बड़े डॉक्टर की बीवी को इस तरह से दिन दहाड़े मार दिया गया। फ़ौरन पुलिस वाले हरकत में आते हैं, जांच पड़ताल करने जुटते हैं। सबसे पहले एनसी जैन से पूछा गया कि क्या हुआ था, जो कि चश्मदीद तो वही थे। एनसी जैन ने बताया कि वो अपने ऑफिस से आते हैं, आने के बाद उन्होंने हॉर्न बजाया, विद्या जैन आती हैं। इसके बाद वो उनको रिसीव करने के लिए उतरते हैं। इसी दौरान दो लोग आते हैं, उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद विद्या जैन के ऊपर हमला किया, उनको चाकू से गोद दिया, मुझे भी मारा पीटा। उसके बाद विद्या जैन की लाश को एक नाले में लुढ़का दिया जो बगल में बह रहा था, और तब से ये तमाम चीज़ें हुई। अभी पूरा बयान जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद जो कुछ एनसी जैन बोल रहे थे वो कायदे से पूरे सीन में फिट बैठ ही नहीं रहा था। चूँकि एनसी जैन ने कहा कि जो हमलावर थे उन्होंने एनसी जैन को मारा पीटा, लेकिन ना ही एनसी जैन के शरीर पे कहीं चोट के निशान थे, ना ही कहीं कोई कपड़ा अस्त व्यस्त था, ना ही एनसी जैन के शरीर पे कोई धूल लगी हुई थी। और एक आदमी जिसकी बीबी को कोई मार रहा हो, कत्ल कर रहा हो, वो कम से कम बचाने की कोशिश करेगा, उन हमलावरों से भिड़ेगा, और अगर नहीं भिड़ेगा तो खुद को गाड़ी में लॉक रखेगा, तो ये झूठ नहीं बोलेगा कि मुझे भी मारा पीटा गया। अब पुलिस वालों को एनसी जैन पे कुछ डाउट हुआ, लेकिन एक आदमी जो डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंध रखता हो उसको उठाया भी नहीं जा सकता। लिहाजा अब शक तो था एनसी जैन पे, लेकिन मजबूरी थी कि तुरंत कुछ कह नहीं सकते। इसलिए पुलिस वालों ने एनसी जैन की कुंडली खंगालनी शुरू की कि एनसी जैन कौन है, क्या करता है,
कहाँ उठता बैठता है, बीवी से संबंध कैसा था। चूँकि कत्ल तभी स्टेब्लिश कर पाएंगे जब एक मोटिव मिले। तो पुलिस वालों को जब डाउट हुआ तो उन्होंने मोटिव खोजना शुरू किया कि अगर एनसी जैन ऐसा करवाएगा या फिर करेगा तो मोटिव क्या होगा। तो जब मोटिव के बारे में पता करना पुलिस वालों ने शुरू किया और जब एनसी जैन की कुंडली खंगाली तो एक बड़ी अजीब चीज़ पता चली। दरअसल एनसी जैन किसी महिला के साथ संबंध में थे, यानी उससे उनका अफेयर चल रहा था और बड़ी ही पाबंदी के साथ हर महीने उस महिला को वो पैसे वैसे भी भेजते थे, 300 रुपये उस टाइम पे। उसके साथ घूमने फिरने भी गए थे। मुखबिरों से यह भी खबर मिली कि एनसी जैन उससे शादी भी करना चाहते थे। तो ये तमाम चीज़ें अब मोटिव दे ही रही थी कि बीवी को रास्ते से हटा दो और शादी कर लो। साथ ही पुलिस वालों ने और 2-3 चीज़ें खंगाली, जैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कितनी है, कितना कैश कहाँ से निकाला गया, कहाँ उठना बैठना था। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने खंगाली तो तमाम ऐसे सबूत मिले जो एनसी जैन और उस लड़की जिसका नाम था चंद्रेश उसके खिलाफ थे। तो पुलिस वालों को लग गया कि चलो अब इन दोनों से ही पूछताछ कर लें, क्योंकि अब सबूत मिल गए हैं तो पूछताछ करेंगे तभी मामला सुलझेगा। लिहाजा कुछ दिन इंतजार करने के बाद और कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद, आला दर्जे का ऑफिसरों से परमिशन लेने के बाद पुलिस वाले फाइनली एनसी जैन और चंद्रेश को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में एनसी जैन ने भी अपने पावर का, अपने रुतबे का धौंस जमाया। चंद्रेश भी इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया अंदाज पे आते हैं और शायद इन दोनों को भी लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा मार पिटाई क्यों ही सहना, तब जाके ये दोनों अपना मुंह खोलते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल कहानी की असल शुरुआत होती है साल 1967 से, 1967। इसी साल जो चंद्रेश थी उसकी एक जहाँ पहले शादी हुई थी और कायदे से अगर समझे तो साल 1963 में ही चंद्रेश की एक शख्स जो डॉक्टर था पेशे से, उससे शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ दिन तक ये अपने ससुराल में रहती है। रहने के दौरान वहाँ पे ज़्यादा बात बनी नहीं। जो पति था उससे लगातार झगड़ा होता चला गया, अक्सर कहा सुनी होने लगी। तो जो चंद्रेश थी, जब उसे लगा कि इस आदमी से गुजर बसर अब हो नहीं पाएगी, लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा। चंद्रेश भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ख्याल की महिला थी, पढ़ी लिखी थी, तो उसने उस शख्स से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद वो दूसरी शादी करती है और ये शादी एक आर्मी के ऑफिसर से होती है और ये शादी होती है साल 1967 में। शादी होती है। शादी होने के बाद ठीक ठाक ज़िंदगी उससे चलने लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जो हाल पहले रिश्ते में था वही हाल ये दूसरे रिश्ते में भी होने लगा। अब आर्मी वाले अफसर से भी झगड़े शुरू हो गए, लगातार कहासुनी होने लगी। तो उसने फिर सोचा कि अब इसके साथ भी ज़िंदगी गुजर बसर होगी नहीं और फाइनली चंद्रेश ने उस ऑफिसर को भी तलाक दे दिया। अब उस ऑफिसर को भी तलाक दिया। तलाक देने के बाद ये सिंगल लाइफ जीने लगी। इसी दौरान साल 1967 में ही शादी के कुछ महीने बाद जब तलाक हुए और कुछ महीने बाद ही अचानक से चंद्रेश की आंख में दिक्कत होने लगी। इसको शायद मायोपिया हुआ। अब जब मायोपिया हुआ तो उसके इलाज के लिए वो सबसे बड़े डॉक्टर से मिलना चाहती थी, जो कि पैसे वाली थी। तो इसी सिलसिले में एक दिन ये पहुंच जाती है एनसी जैन की क्लिनिक में। एनसी जैन की क्लिनिक में जाने के बाद वहाँ इलाज करवाती है। इलाज करवाने के दौरान अक्सर दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे, बातचीत शुरू हो गई। एनसी जैन ने इस महिला से इसकी पूरी कहानी पूछी कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। इस महिला ने भी बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पूरी कहानी बताई। एनसी जैन भी सुनते रहे। इस कहानी में इन्हें कुछ मिसिंग लगा। इन्हें लगने लगा कि शायद जो चंद्रेश से उसे ज़िंदगी में कभी प्यार मिला ही नहीं। तो उस प्यार को देने के लिए एनसी जैन खुद तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब चंद्रेश जो 2 पतियों को छोड़ चुकी थी, जब ये बात सुनती है तो उसे भी लगता है कि चलो ठीक है। उसके बाद चंद्रेश एनसी जैन की गर्लफ्रेंड बन जाती है। लेकिन इधर दिक्कत थी कि जो एनसी जैन है पहले से शादीशुदा और शायद उस टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर हिंदुस्तान में उतना था नहीं। तो फिर क्या करें। हालांकि जब तक इलाज चला तब तक एक दूसरे से ये दोनों लोग मिलते रहे, एक दूसरे से बातचीत करते रहे। लेकिन अब एक मायोपिया कितने दिन आदमी दिखाएगा। कुछ दिनों बाद चश्मे लग गए, कुछ दिनों बाद सर्जरी हो गई, आंखें ठीक होने लगी। अब आंखें ठीक हो गई तो लगातार वो आके क्लिनिक में बैठ भी नहीं सकती थी। तो फिर क्या करें। दोनों एक दूसरे के लिए बेताब भी थे कि एक दूसरे से मिलना है। लिहाजा इन दोनों ने एक आइडिया निकाला और प्लान करके सोचा कि अगर ऐसा हो कि इसी ऑफिस में हम कुछ काम करने लगें तो एक दूसरे से मुलाकात भी होने लगेगी। एनसी जैन ने ये बात सुनी, उसे भी अच्छा लगा।
उसके बाद उसने 300 रुपये महीने की सैलरी पे इस महिला को, चंद्रेश को, अपने यहाँ एज ए सेक्रेटरी रख लिया। उसके बाद तो कोई रोक टोक ही नहीं थी, लगातार मिलते जुलते रहे, बातचीत होती रही, घूमने उमने भी गए। लेकिन अब इश्क हो या मुश्क हो, ज़्यादा दिन छुपाए छुपता है नहीं। इस बारे में कहीं से जो चंद्रेश की बीवी थी, एनसी जैन की बीवी थी विद्या जैन, उनको भनक लग गई। अब उनको जब भनक लगी तो उन्होंने फिर विरोध किया और कहा कि बदनामी हो रही है, चीज़ें आप बंद कीजिए और साथ ही जो ये महिला है चंद्रेश, इसको यहाँ से हटा दीजिए। चंद्रेश के बारे में जब ये तमाम चीज़ें एनसी जैन ने सुनी तो उसे भी लगा कि हाँ, बीवी कह रही तो बदनामी क्यों मोल लेना। उसके बाद वो चंद्रेश को हटा देते हैं, लेकिन बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही मुस्तैदी के साथ, पाबंदी के साथ। जो 300 रुपये थे वो अक्सर चंद्रेश को भेज दिया करते थे हर महीने की पहली तारीख को। लगातार पैसे भेजते रहे, लगातार दोनों के बीच बातचीत होती रही, एक दूसरे को लेके काफ़ी सीरियस भी थे, शादी भी करना चाहते थे। तो जब शादी के लिए दोनों सीरियस हुए तो फिर चंद्रेश ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो एनसी जैन थे, नामी गिनामी डॉक्टर, राष्ट्रपति के घर भी इनका उठना बैठना, इन्हें लगा कि अब एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मैं रहता हूँ, तलाक दूंगा बड़ी बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा कि यार तलाक तो नहीं दे सकता, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि रास्ते से ऑटोमेटिक हट जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब ये चीज़ जब चंद्रेश सुनती है तो चंद्रेश कहती है कि मेरा दोस्त है जो ये काम करवा सकता है। उसके बाद ये दोनों लोग मिलते हैं, एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थे जिनका नाम था राकेश कौशिक। राकेश को पूरा माजरा समझाते हैं, राकेश को बताते हैं कि ये काम करो, जो पैसे होंगे मिल जाएंगे। राकेश खुश होता है। उसके बाद वो पहले 2 लोगों से कांटेक्ट करता है, एक तो राकेश का पड़ोसी था और एक ड्राइवर था। दोनों तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद कहते हैं कि ठीक है काम हो जाएगा। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उन दोनों के हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ना कोई कत्ल किया था, ना ही ऐसी कोई हरकत की थी। पैसे का लालच तो था, लेकिन ऐन मौके पे उन्हें डर लगने लगा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। इधर राकेश ने जबान दे रखी थी कि मैं ये काम करवा के रहूँगा, उधर जो चंद्रेश थी लगातार पूछ भी रही थी कि काम कब होगा, कब होगा। राकेश कौशिक लगातार तलाश करता रहा और इसी दौरान राकेश की नज़र पड़ती है 2 ड्राइवरों पे, एक का नाम करतार और दूसरे का नाम उजागर। करतार और उजागर को जब बताया जाता है तो फिर दोनों लोग कहते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा। इसके बाद करतार, उजागर, राकेश कौशिक, जो एनसी जैन थे डॉक्टर साहब, वो और ये महिला चंद्रेश, ये लोग फाइनली एक मीटिंग करते हैं, रकम फिक्स की जाती है। तो उस टाइम के हिसाब से 25,000 रुपये, जो कि शायद बहुत ज़्यादा रहे होंगे उस टाइम पे, 25,000 रुपये की रकम फिक्स की गई। 25,000 रुपये पे ये सुपारी दे दी गई कि हाँ विद्या को मारना है। उसके बाद 500 रुपये एडवांस दे दिए गए, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा थे। डेट, तारीख, तमाम चीज़ें मुकर्रर कर दी गई। पूरा प्लान फिक्स हो गया कि मैं 4 दिसंबर 1973 को जब निकलूँगा तब तुम लोग आके मार देना। सारा प्लान फिक्स था। 4 दिसंबर को डॉक्टर साहब निकलते हैं, निकलने के बाद फिर ये लोग आते हैं, आने के बाद कत्ल करते हैं। अब ये पूरी कहानी जब डॉक्टर साहब सुनाते हैं और चंद्रेश सुनाती है, तब पुलिस की टीम तलाश करती है जो दोनों किलर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चार्जशीट बनाई। चार्जशीट बनाने के बाद अब मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद चूंकि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था तो फौरन जजों के ऊपर भी दबाव था। लोअर कोर्ट ने जल्दबाजी में अपना फैसला सुना दिया और लोअर कोर्ट ने जो दोनों किलर थे जिन्होंने हत्या की थी, जिनमें करतार और उजागर, उनको 2 साल की सज़ा इस हत्या के लिए और 1 साल आर्म्स एक्ट में, यानी उन्होंने बड़ी सी चाकू का इस्तेमाल किया। और साथ ही जो चंद्रेश थे और जो राकेश कौशिक था और जो डॉक्टर एनसी जैन थे, इनको उम्र कैद की सज़ा, यानी जिन्होंने पूरी साजिश रची इनको उम्र कैद की सज़ा मिली। और जो दोनों किलर थे उनको 3 साल की, 2 साल कत्ल और 1 साल आर्म एक्ट पे। अब दिल्ली पुलिस ने जब ये सज़ा सुनी और आसपास के लोगों ने भी सुनी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। हैरानी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस केस को फिर से हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और लोअर कोर्ट के फैसले को बदलने को कहा। हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई सुनी, उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और इस फैसले ने पूरे देश को एक बार हैरान करके रख दिया था। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो करतार और उजागर है उन्होंने कत्ल किया है, इस वजह से कत्ल के इल्ज़ाम में इनको कम से कम मौत की सज़ा मिलनी चाहिए और उसी के बाद इनको हैंगिंग टिल डेथ की सज़ा मिल गई। और साथ ही जो साजिशकर्ता थे उनकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। अब ये फैसला जब हाई कोर्ट का आया तो करतार और उजागर सन्न रह गए थे। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया।
सुप्रीम कोर्ट में जब इस फैसले को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की, हाई कोर्ट के फैसले को विचार में रखा और साथ ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि अगर ये दोनों लालच में ना आए होते, इन्होंने पैसे के चक्कर में हाथों में चाकू खंजर न थामा होता, तो चाहे जितना एनसी जैन प्लान बनाते, चाहे जितना जो चंद्रेश थी वो प्लान बनाती, कुछ होता नहीं। इसलिए असल गुनहगार यही लोग हैं, बाकी ये दोनों तो महज साजिश करता है। इसलिए इन दोनों की सज़ा को बरकरार रखा जाएगा, इनको फांसी ही दी जाएगी। और साथ ही जो डॉक्टर्स हैं और उनकी जो बीवी हैं, गर्लफ्रेंड हैं, और साथ ही जो हेड कांस्टेबल है राकेश कौशिक, इसको उम्र कैद की सज़ा। अब ये फैसला जब आया, आने के बाद फिर कुछ साल और लगे, अलग अलग जगहों पे इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल किया, दया याचिका, ये तमाम चीज़ें करते रहे लेकिन कहीं से कोई सुनवाई हुई नहीं। केस गर्म था, राष्ट्रपति ने भी मर्सी पिटीशन पे साइन किया नहीं। इसके बाद फाइनली इनको 9 अक्टूबर साल 1973 में कत्ल हुआ। उसके बाद ट्रायल चले, सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, और 9 अक्टूबर साल 1983 को इन दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। और जब फांसी दी गई तो आखिरी लम्हों में ये दोनों यही कहते रहे कि हमें तो महज एडवांस में 500 रुपये मिले, उसके एवज में हमने कत्ल किया, और जो असली गुनहगार हैं वो तो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और शायद इन्होंने जो कुछ कहा वो सही ही था, क्योंकि इनको उम्र कैद की सज़ा तो हुई थी, लेकिन इनके अच्छे चाल चलन की वजह से इनको फाइनली कुछ ही वक्त में, लगभग 15-16 साल में बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब फिलहाल अब के कानून और तब की कहानी क्यों सुनाई, तो अब के कानून और तब के कानून में अंतर आ गया। जब ऐसे फैसले होने लगे कि जो कातिल है वो उसने कत्ल किया, इस वजह से उसको फांसी, और जिसने साजिश रची उसको कम सज़ा, या फिर इसको उम्र कैद उसको कम सज़ा, तो फिर कानून के विशेषज्ञों को लगने लगा कि ये तो गलत है। मास्टरमाइंड कोई और हो, हत्या कोई और कराना चाह रहा हो, हाथ चाहे जिसका हो लेकिन दिमाग तो किसी और का है, तो दिमाग भी उतना ही गुनहगार है जितना हाथ का होता है। इस वजह से फिर आईपीसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 120B को सही से अप्लाई किया गया और उसमें कहा गया कि जो साजिश करता होगा, जो दिमाग लगाएगा और जिसके हाथ में खंजर है, वो दोनों बराबर के दोषी हैं। इसलिए जो सज़ा होगी, जो जुर्माना लगेगा, जो तमाम चीज़ें होंगी, अगर कुछ एक्सेप्शनल केस नहीं है तो ऐसी कंडीशन पे भी फिर दोनों बराबर के गुनहगार हैं और फिर दोनों को बराबर की सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये केस जब हुआ था तो अपने आप में बेहद अनोखा केस था कई मामलों में। पहला, कितनी जल्दबाजी में तीनों अदालतों ने अपना फैसला दिया और उतनी ही जल्दबाजी में फिर फांसी दे दी गई, क्योंकि 10 साल के अंदर जल्दी फांसी मैंने देखी ही नहीं है कि 1973 में कत्ल करे, 1983 में फांसी फाइनली दे दी जाए। क्योंकि निर्भया केस में भी न जाने कितनी बार फांसी हुई, न जाने कितनी बार तमाम चीज़ें हुई और केस को लटकाया गया, जबकि तमाम धाराएं, पूरे देश के सेंटिमेंट्स निर्भया के साथ जुड़े हुए थे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।